नमस्कार दोस्तों। आज के समय के अंदर जंग सिर्फ जो है बॉर्डर्स पे नहीं लड़ी जाती, जंग सिर्फ जो है बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि आज नक्शों से और बहुत सारी जगहों के नाम बदलने से भी जो है जंग लड़ी जा रही है। हम देख पा रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में समय के साथ में नाम बदलता रहता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? इस पूरी पॉलिसी को हम कार्टोग्राफी एग्रेशन कहते हैं, जहाँ पे चीन जो है पहले नाम बदलेगा और फिर दावा करेगा ये हमारा हिस्सा है। तो भारत ने हाल ही के समय के अंदर एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव खेला, जहां पे उसने अरुणाचल प्रदेश में 27 महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बदल दिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में मिलके। साथ में जो सीएम है अरुणाचल प्रदेश के, उनसे सलाह मशवरा करके भी ये हमने मूव खेला। लेकिन इसकी मायने क्या है? क्या भारत जो है वो एक नया फ्रंट खोल रहा है चीन की तरफ? क्या भारत जो है वो एक मैप वॉर स्टार्ट कर रहा है चाइना के साथ? इन सब की बात जो है इस सत्र में करेंगे, बने रहिएगा। नमस्कार भारत, कैसे हैं आप? मेरा नाम है तेजस्वी और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो मुद्दा है वो इस चीज को लेके है कि हमारे अमित शाह जी ने जो है हाल ही के समय के अंदर आधिकारिक रूप से 27 जगहों जो महत्वपूर्ण स्थान है अरुणाचल प्रदेश में, उसके नाम बदल दिए। लेकिन ऐसा मूव भारत को खेलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चाइना अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। चाइना एग्रेशन देते हुए इस जो भारत ने इस कदम को उठाया, उसमें चाइना कहता है कि ये जो आपने किया ये अवैधानिक है, इलीगल है। इनफैक्ट वो इसको डिक्लेयर करते हैं एज अ नल एंड वॉइड। लेकिन सवाल ये है कि चाइना कौन होता है भारत के ऊपर इस चीज की टिप्पणी करने वाला, जहां पे भारत जो है अपने आंतरिक हिस्सों के लिए, अपने आंतरिक मामलों के लिए वो पूर्ण रूप से संप्रभु यानी एक सॉवरेन राष्ट्र है, मतलब हाईएस्ट पावर तो अपन ही है। तो फिर ये मूव क्यों? भारत के आधिकारिक रूप से ये टिप्पणी को खारिज करते हुए हमने कहा कि आप जो है हमारे इंटरनल मैटर्स में, इंटरनल भूभाग में जो है किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और रहेगा। हमें देखने मिलता है कि जब हम भारत और चीन की बात करते हैं तो हमारा जो संबंध है, जो संबंध की जो एक सड़क है वो बड़ी ही डामाडोल है। ये जो बॉर्डर देख रहे हैं आपको, जहाँ पे गलवान देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अक्साई चीन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये हिस्सा देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा विवादास्पद है। इस पूरी लाइन को हम LAC कहते हैं। इस लाइन को, ये जो रेड में मार्क्ड है जिसको मैंने यहाँ पे उकेरा है, ये जो है एज अ डिस्प्यूट टेरिटरी, मतलब डिस्प्यूट फ्लैश पॉइंट्स है, जहाँ पे चीन और भारत समय समय पे जो है लड़ते हुए आए। आधिकारिक रूप से इसकी पोजीशन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो इतिहास के पन्ने पलटेंगे तब हम समझेंगे। यहाँ पे आपको देखने मिलता है ये जो लाइन है, जो कि चीन, जो कि यहाँ पे भारत का अरुणाचल प्रदेश और चीन को अलग करती है, इस लाइन को जो है मैकमोहन लाइन कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा है, भारत उस पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से गवर्न और जो गवर्निंग कैपेसिटी वो भारत के पास में है। लेकिन चाइना जो है समय के साथ में अपने दावे पेश करता है। लेकिन वो ऐसा करता क्यों है? जब हम मैप की बात करें तो यहाँ पे भारत जो अपने ऑफिशियल मैप्स में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताता है, वही चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को जांगनान यानी साउथ तिब्बत कहता है। साउथ तिब्बत, लेकिन ऐसा क्यों? तो इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं तो हम जाते हैं 1914 के समय। 1914 के अंदर, उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे हेनरी मैकमोहन, तिब्बतन अथॉरिटीज और चाइनाज रिप्रेजेंटेटिव्स 1914 में मिलते हैं। शिमला समझौता कहते हैं और शिमला में संधि होती है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, वो बॉर्डर डिसाइड करते हैं, जो सीमा है वो तय करते हैं। किसके बीच में? भारत और तिब्बत के बीच में। उस समय का ब्रिटिश इंडिया और उस समय तिब्बतन अथॉरिटीज। तिब्बत उस समय एक राज्य था, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो चाइना के अधीन नहीं था। लेकिन देखने को मिलता है कि सीमा जो है लगभग तय की जाती है। जो तिब्बतन अथॉरिटीज है, वहाँ के जो शासक होते हैं वो उस चीज़ को स्वीकार करते हैं, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट के अंदर चाइना जो है साइन करने से मना कर देता है। और यहीं से हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा दावा जो चाइना करता है। यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, ये वो ऑफिशियल लाइन है जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश और उस समय का तिब्बत और इस समय का चाइना उसको अलग करती है। लेकिन जब इतिहास की बात करें तो ब्रिटिशर्स बड़े जो है वो धूर्त किस्म के व्यक्ति थे, क्योंकि भारत जो है ना, वो मतलब भारत नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ एशिया जो है, वो एक डिस्प्यूट आता है बाउंड्री वर्सेस बॉर्डर्स का। ब्रिटिशर्स इतने धूर्त और इतने दुष्प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जहाँ पे वो जब बॉर्डर्स अलग करते तो मुझे लगता था कि एक स्केल लेते थे, वो काट देते थे। यदि आप अफ्रीका में आएंगे तो ये देखिए, आपको नहीं लग रहा कि ये कहीं ना कहीं एक स्केल से काटी हुई लाइन है, एकदम सीधी लाइन, जहां पे उन्होंने मैप लिया, स्केल ली, काट दिया, यही चीज है। तो भारत, ये ब्रिटिशर्स आए थे यूरोप से, लेकिन एशिया की जब बात करें तो अलग है। एशिया के जो बॉर्डर्स है बड़े ही दुर्गम है, जहाँ पे वन देखने मिलते हैं, रिवर्स देखने मिलती है, फॉरेस्ट देखने मिलते हैं, माउंटेन्स देखने मिलते हैं, बड़े ही दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पे बॉर्डर्स एक लाइन खींचना, कहना कि ये चाइना का बॉर्डर है, भारत का बॉर्डर है, बड़ा कठिन है। हाल ही के समय के अंदर जो मणिपुर भारत का जो इस समय बड़ी ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, जहाँ पे चीन का प्रभाव, जहाँ पे म्यांमार से सपोर्ट आता है, उसी के अंदर भी ये चीज़ है कि म्यांमार से जो बॉर्डर है बहुत ही ज़्यादा पोरस बॉर्डर है, जहाँ से असला बारूद, हथियार, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग सब वहाँ से आता है। क्यों? क्योंकि एशिया जो है, एशिया के जो कंट्रीज है, वो बॉर्डर वर्सेस बाउंड्री
इन ब्रिटिशर्स को कुछ आता जाता था नहीं, इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ कर दी और एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग कॉलोनियल लीगेसी देके चले गए कि हम आज भी जो है उससे त्रस्त हैं। अब इस बॉर्डर को अगर समझे, इस पूरे चीज़ को समझे, तो चाइना ने उस समय जब साइन नहीं किया था तो चाइना ने पीछे हटके कहा कि तिब्बत तो जो है, इस समय चाइना की पॉलिसी कि तिब्बत तो जो है वो चाइना का हिस्सा था, तिब्बत के पास में कोई अधिकार नहीं था 1914 में साइन करके ये बोलना कि आपका अरुणाचल प्रदेश है। इसलिए आज के समय के अंदर चाइना जो है अपनी सलामी स्लाइसिंग अब स्ट्रैटेजी, ये एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे चाइना क्या करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद में जितना भी एरिया है उसे कैप्चर करता रहता है। ये जो सलामी स्लाइसिंग है, इसी के साथ में यहाँ पे देखने को मिलता है जब 1962 का युद्ध हुआ, जहां पे चीन और भारत के बीच में झड़प हुई थी, यहाँ पे अक्साई चीन का ये जो हिस्सा है, यहाँ पे जो अक्साई चीन का ये जो हिस्सा है, यहाँ पे चाइना 1962 के बाद में अपना पूर्ण रूप से कब्जा स्थापित कर लेता है और इसी लाइन को हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया था। ये पॉलिसी जो है जहाँ पे चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ के चीजें कब्जाता है, अपने एरिया कब्जाता है, इसे बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। अब चाइना क्या कर रहा है, इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए चाइना ये कर रहा है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जो तिब्बत था, ब्रिटिशर्स की एक नीति बहुत सही थी कि बॉर्डर साझा नहीं होने चाहिए। तिब्बत को एज अ बफर के रूप में रखा था हमने, चीन के साम्राज्य को अलग करने के लिए और भारत के साम्राज्य को अलग करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जब चीन आज़ाद होता है, एक बहुत ही लंबे गृह युद्ध के बाद में जब चीन आज़ाद होता है, माओ जेडोंग की सरकार बनती है, कम्युनिस्ट चाइना बनता है, उसके बाद में वो तिब्बत पे चढ़ाई करते हैं और तिब्बत पे चढ़ाई करने के बाद में पूरा का पूरा तिब्बत हथियार लेते हैं। और ये होती है बहुत ही बड़ी उस समय की हिस्टोरिकल मिस्टेक कि अपन ने इस चीज़ को, भारत ने जो है वो स्वीकार कर लिया कि जो तिब्बत है वो अभिन्न अंग है चाइना का। बहुत ही इजीली हमने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया और यही बहुत बड़ी मिस्टेक है, जहाँ पे तिब्बत जो कि बफर था वो हट गया। अब जब बफर हट गया तो सीधा बॉर्डर्स जो है भारत से लग गए, और जब सीधे बॉर्डर भारत से लग गए, वैसे किया क्यों गया था, उस समय रशिया के अंदर जार वहाँ के राजा थे और रशिया जो है बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस और एक इंपीरियल पावर था, साम्राज्यवादी था, उसको जितने एरियाज कब्जा कर सकता वो कब्जा करना चाहता था। तो ब्रिटिशर्स ने तो इस चीज़ के तहत ये किया था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो एक मिस्टेक के तहत हमने जो है तिब्बत को बहुत ही रूप से डिप्लोमेटिकली बोल दिया कि हाँ ये तो चाइना का हिस्सा है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब वो तिब्बत पे चढ़ाई करते हैं तो वहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं दलाई लामा, वो भारत में आके शरण लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे धर्मशाला नाम की जगह है, वहाँ पे हमने भारत ने जो है इनको आश्रय दे रखा है, रेफ्यूज दे रखा है। इनफैक्ट भारत की तो ये पॉलिसी है कि अगर कोई शरण में आया है तो हम अपना शीश कटा देंगे, शीश नवा देंगे, लेकिन उसको सब हम जो है करेंगे। तो ये तो मूव बड़ा हमारा भारत का बड़ा ही स्ट्रैटेजिक मूव था उस समय की बात जो है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि तिब्बत जो है, इस तिब्बत का ये जो कह सकते हैं कि ये जो मिस एडवेंचर था भारत की तरफ से, आज उसकी कॉस्ट बड़ी भारी पड़ रही है। अरुणाचल प्रदेश, जिससे पहले नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, 1972 के अंदर इसको केंद्र शासित प्रदेश में लाया गया। उसके बाद में नाम बदल के पहले नेफा था, अब अरुणाचल प्रदेश रखा 1972 में और इसको केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में 1987 के अंदर इसको जो है एज अ स्टेट, एज अ राज्य के रूप में जो है दर्जा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब हमने इसको राज्य का दर्जा दिया था 1987 में, तब चीन ने उस समय भी जो अपने दावे किए थे अरुणाचल प्रदेश में, जिसे वो जांगनान कहता है। और साथ में एक छोटी तो नहीं लेकिन एक झड़प हुई थी, जहाँ पे चीन ने ये बता दिया था कि हम आपके इस मूव से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये इतने इसका लंबा इतिहास हमें देखने को मिलता है। ये है माओ जेडोंग। जब चाइना में गृह युद्ध हुआ, गृह युद्ध के बाद में कम्युनिस्ट की सरकार बनी, कम्युनिस्ट के जो लीडर्स थे वो थे माओ जेडोंग। माओ जेडोंग मानते हैं, उनकी एक पॉलिसी जिसे बोलते हैं 5 फिंगर स्ट्रेटेजी। 5 फिंगर स्ट्रैटेजी के अंदर ये जो मेरी हथेली है ये है तिब्बत, और मेरी ये जो 5 उंगलियां है ये 5 राज्य है। जहाँ पे माओ जेडोंग का कहना है, ये चाइना की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये इनका कहीं ना कहीं एक विजन था। और आज के समय के अंदर जो शी जिनपिंग है उनका भी ये कहना है कि हम तो 5 फिंगर स्ट्रैटेजी मानते हैं, जहाँ पे लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल ये पूरे के पूरे चाइना का हिस्सा है। मतलब वो कहते हैं, इतिहास को कोट करते हुए कहते हैं कि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है चीन का था और है, और ये चीन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 5 फिंगर स्ट्रैटेजी इन सबको वापस चीन में मिलाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को भी जो है वो अपना इतिहास को खंगालना चाहिए और जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है उनका परिचय देना चाहिए इन सबको, ताकि हमारी भी जो पॉलिसी वो अखंड भारत की हो। तो ये ऐसा करते हैं। साथ ही के अंदर इस समय चीन की क्या पॉलिसी है, अरुणाचल प्रदेश वो किस प्रकार से सोचता है कि इन फ्यूचर्स को हथियार लेगा, वो ये है कि चीन क्या करता है, जो ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं जहाँ पे चरवाहे आते हैं, चीन क्या करता है अपने बॉर्डर से चरवाहों को भेजता है अरुणाचल प्रदेश में। पहले वहाँ भेजता है, फिर वहाँ पे वो टेंट जो लोगों को भेजता है वो PLA के हो सकते हैं, ऑफिशियल्स हो सकते हैं, उनकी खुफिया एजेंसी के लोग हो सकते हैं, होते भी हैं, वहाँ पे भेजेगा,
टेंट लगाएगा, टेंट लगाने के बाद में आर्टिफिशियल विलेजेस वहाँ पे लोगों को बसाना शुरू कर देगा, मार्केट बना देगा, रोड्स बना देगा और उस पूरे एरिया के फिर जो है नाम इंटरनेशनल लेवल पे चेंज करा के पब्लिश कर देगा। ये चीन की ऑफिशियल पॉलिसी है, जहाँ पे वो आर्टिफिशियल विलेजेस बना के अपनी आर्मी के सोल्जर सिविलियन बना के वहाँ भेजता है और साथ ही के अंदर चीन का जो एग्रेशन है वो बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। इसी पॉलिसी को जहाँ पे चीन जो है टेंट लगा के, विलेज बना के, रोड बना के, नाम बदल के उसको हत्या लेता है। इसी ही पॉलिसी को सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। साथ ही के अंदर भारत जो है इस चीज़ को मुझे नहीं पता कि हम समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, लेकिन इस चीज़ का जो खामियाजा है वो आने वाले फ्यूचर के अंदर हमें हो सकता है। जब चीन के साथ में इन फ्यूचर 15-20 साल, 2-3 दशक के बाद जब झड़प होगी, तब चाइना तो अपने मैप शो करके बोलेगा कि ये एरिया तो हमारा है, हमारे लोग यहाँ बस रखे हैं। इसलिए भारत के इस समय चाइना की जो आक्रामक नीति है, जो आक्रोश है, वो समझना पड़ेगा। जहाँ पे इंडो पैसिफिक में वो जापान को हड़काता है, साउथ कोरिया को हड़काता है, इनफैक्ट यूएसए को भी हड़काता है। यहाँ पे ये जो सी है इसे है साउथ चाइना सी, यहाँ पे वो वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, इन सब को हड़का के रखता है। और चाइना अपना यहाँ पे तो चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है और इस पूरे एरिया को जो है अपने अधीन करके बैठा है। तो ये जो चीन का आक्रोश है, आखिर ऐसा क्यों है? चीन का आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि चीन का इतिहास है। चीन का जो इतिहास है तांग डायनेस्टी का, जो बहुत ही लंबे समय तक चीन में जिसने शासन किया, चीन का इतिहास बड़े दबा कुचला है। क्यों? क्योंकि कभी मंगोलिया से आक्रमण हुआ, कभी सेंट्रल एशिया से आक्रमण हुआ, कभी कहीं से आक्रमण, मतलब चीन को जो है ना दबाया गया हिस्टोरिकली। उस दबाने के चक्कर के अंदर हमें देखने मिलता है कि चीन जो है उस चीज को अब इतना झेल चुका है कि अब वो मानता है कि हम दबेंगे नहीं। इसलिए चीन जो है हिस्टोरिकल लेवल पे अब आक्रोश दिखा रहा है कि अगर तुम चीन के हित को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाओगे तो चीन तो अपना आक्रोश दिखाएगा, चाहे वो साउथ चाइना सी के अंदर दिखाना हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में दिखाना हो, चाहे वो कहीं पे भी दिखाना हो। तो ये चीन का पूरा आक्रोश है जहां पे वो काम कर रहा है। अभी हमारे लिए सवाल ये है कि भारत इस चीज़ में क्या कर सकता है या फिर उसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है जहाँ पे हमें समझना चाहिए कि मैप डिप्लोमेसी। जिस प्रकार से भारत ने 27 जगहों के नाम बदले और 27 जगहों के नाम बदल करके एक मैप जो डिप्लोमेसी है, फिर मैप वॉर है, वो शुरू कर दिया। चाइना की जो पॉलिसी है इसे बोलते हैं कार्टोग्राफी एग्रेशन, जहाँ पे वो नाम बदल के जो है उस चीज़ को दावा करता है और एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर खेलता है ग्लोबल लेवल पे। भारत भी टिट फॉर टैट डिप्लोमेसी कर सकता है, जहाँ पे रिसेंट समय के अंदर पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर था, जो हाई कमीशन ऑफिस था, वहाँ पे जितने भी इनक्रोचमेंट थे वो सब हमने हटा दिए। तो ये जो टिट फॉर टैट डिप्लोमेसी ये भी कर सकता है। भारत को ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो सैन्य ताकत है, सैन्य शक्ति, वो बॉर्डर्स पे रहे, वो ताकत वहाँ पे विजिबल होनी चाहिए। इसलिए भारत का अभी जो स्टांस है वो यही है कि हमारे बॉर्डर विलेजेस आर नॉट द लास्ट विलेजेस, बॉर्डर विलेजेस आर द फर्स्ट विलेजेस। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ करनी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारत सरकार जो है वो जो मूल संरचना है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, वो बॉर्डर्स पे बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि अगर बॉर्डर्स पे लोग होंगे ही नहीं तो चीन जैसे 62 के युद्ध में अक्सर चीन को लेके चला गया, वो अरुणाचल प्रदेश को भी लेके चला जाएगा। इसलिए भारत सरकार, अगर आप जब जब न्यूज़ पढ़ते होंगे, समझते होंगे, तो हेडलाइंस बनती होगी भारत सरकार बॉर्डर्स में बहुत काम कर रही है। हमारी जो BRA ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे रोड्स बना रही है, लॉजिस्टिक्स बना रही है। क्यों बना रही है? ताकि जब भी अगर कोई सैन्य कार्रवाई करनी हो तो बहुत ही इजीली मूवमेंट हो सकता है। साथ ही के अंदर एक ग्लोबल लेवल पे चाइना जो है साइकोलॉजिकल वॉर खेलता है या फिर एक इंफॉर्मेशन वॉर खेलता है, जहाँ पे वो एक हाइब्रिड वॉर का पार्ट है, जहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो ये भारत का, आप सर्च कीजिएगा भारत का मैप इन एशिया, तो आपको ये दिखेगा कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है ये पाकिस्तान का हिस्सा बताया जा रहा है और ये जो अक्साई चीन है चाइना का बताया जा रहा है। जब हम अपने यहाँ से शो, जगह आप यूएसए में बैठे हैं, अगर आप इस चीज़ को सर्च करेंगे तो आपको यही मैप शो होगा। ये है साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जहाँ पे ये चीज़ खेली जा रही है। भारत ने जो दलाई लामा को, जो 14 स्पिरिचुअल लीडर हैं तिब्बत के, और ये माना जाता है कि जो नेक्स्ट स्पिरिचुअल लीडर है, मतलब दलाई लामा के जो सक्सेसर होंगे, उसका जन्म भारत में होगा, ये डिक्लेयर कर चुके हैं। तो जब जब चीन को थोड़ा सा जो है परेशान करना हो ना, ऐसे चिमटे काटने हो ना, तब हम इनको जो अरुणाचल प्रदेश की विजिट पे भेजते हैं, ताकि एक संदेश भेजा जाए कि भाई देखो तुम्हारे स्पिरिचुअल लीडर्स, आज भी इनकी वैल्यू, आज भी इनका जो पदवी है वो तिब्बत और वर्ल्ड वाइड जो है रिकग्नाइज की जाती है, बिकॉज ये दलाई लामा है, द 14 स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बतन ट्रेडिशन, ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। साथ ही के अंदर हमें देखने मिलता है कि भारत को अपने पड़ोसी राज्य से इंगेज करने की जरूरत है, जहाँ के अंदर हमें नेपाल और भूटान, नेपाल के अंदर हमें देखने मिलता है कि वो सरकार बनती है जो कभी इस तरफ जाती है कभी उस तरफ, या तो वो चीन के प्रभाव में जाएगी या वो भारत के प्रभाव में जाएगी। तो ये जो डामाडोल सिचुएशन है जहाँ पे हम लीडर से इंगेज कर रहे थे, भारत को ज़रूरी है कि वो नेपाल को अपने स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखे, अपने प्रभाव में रखे। और भूटान से हमारा संबंध बहुत अच्छा है, तो भारत की जो डिप्लोमेसी भूटान में वर्क कर रही है वो बहुत अच्छे से कर रही है, और साथ ही के अंदर जो नेपाल के अंदर कर रही है वो भी हमें बहुत और ज़्यादा अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा मोदी जी के लिए अभी इस समय एक ही सिचुएशन है कि वो मतलब 2.5 फ्रंट पे वॉर खेल रहे हैं, जहाँ एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत के आंतरिक रूप से परेशान होते हुए मुद्दे, जहाँ पे नक्सलाइट का जो इशू है, सांप्रदायिक दंगे हैं या कन्वर्जन है, मणिपुर का इशू है, ऐसे ही तमाम इशू जो भारत फेस कर रहा है। इस सारी सिचुएशन के अंदर भारत को एक चीज़ करनी चाहिए, और वो क्या है?
अपनी शक्ति पे काम। जब भारत ने कहा कि मैं आत्मनिर्भर भारत बनूंगा, जब मैं अमृतकाल की बात करूंगा, जब मैं 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में आऊंगा, तब भारत इसी चीज़ को कह रहा है कि भारत को ना केवल इकोनॉमिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, जो कॉलोनियल लीगी से जो हमारी माइंडसेट है उसको चेंज करने की जरूरत है। सामरिक रूप से जो हमारे बॉर्डर्स पे एग्रेशन है उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने की हमारे पास में जो कैपेसिटी है वो लानी चाहिए। साथ ही के अंदर सामाजिक रूप से एक समरसता, एक बेहतर समाज बनाने का हमें काम करना है। ये है अमृतकाल विजन, ये है भारत का विकसित राष्ट्र का विकास, जहाँ पे वो ना केवल इकोनॉमिक रूप से बल्कि इन्वायरमेंट, सोशल, एथिकल, इन सारे फ्रंट्स पे भारत को काम करना पड़ेगा ताकि एक बेहतर देश, एक महान भारत, एक वो भारत जो गोल्डन बर्ड के रूप में, सोने की चिड़िया के रूप में चित्रित थी। तो आपका क्या विचार है इस सत्र के बारे में, इस चाइना के एग्रेशन के बारे में, या आप क्या सोचते हैं कि भारत जो कर रहा है वो उचित है या नहीं है, या फिर चाइना जो कर रहा है या चाइना को कैसे काउंटर कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि कमेंट में आप बताएं कि चाइना को काउंटर करने के लिए या फिर पाकिस्तान का जो फ्रंट खोल के बैठा है चाइना, उसको हम टेकल कैसे कर सकते हैं। कमेंट में राय जरूर बताइएगा। जय हिंद।